नाउ तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं PC-21 का ACAG, PC-21 ACAG और ACAG यानी कि अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल चैप्टर 5। और बेसिकली ये है इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट, ठीक है, या सेटलमेंट कहिए, बेटर वर्ड यही होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके 2 वीडियोस बना रखे हैं, ये तीसरी वीडियो है, इसीलिए हम इसका नाम देंगे 5.3। और हम लोगों ने पिछले बार 5.11 तक कंप्लीट किया था, पारा 5.11, तो हम आज भी पारा 5.11 से ही स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग अपने अपने बुक खोल लीजिए, और क्योंकि अब माइक मैंने लगा रखा है तो अब आप लोगों को केवल सुनना होगा, आप लोग इसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो अपने अपने बुक सारे खोल लीजिए। किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो भी मैं केवल चैट में ही देख पाऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं 5.11 से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 5.11। देखिए 5.11 क्या कहता है। कहता है फॉर्म एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेटलमेंट अकाउंट, द अकाउंट थ्रू विच द ट्रांजेक्शंस आर इनिशियली अकाउंटेड फॉर अंडर द हेड इंटर स्टेट सस्पेंस। तो इस वाले में 5.11 में आपको क्या क्या देखना है भाई। पहला जो MCQ बनता है उसके नजरिए से ये इंटर स्टेट के लिए है, इंटर सेंट्रल स्टेट के लिए नहीं है, ठीक है, इंटर स्टेट के लिए है। इस वजह से इसका जो हेड होगा 8793 होगा, सेंट्रल स्टेट वाला ये नहीं है। दूसरा क्या होगा, जैसे इंटर स्टेट होगा AG1 एंड AG2, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा, क्योंकि ये कैशलेस है, माने ये जो सेटलमेंट है बाय सेंडिंग एडवाइस है, तो एडवाइस सेंडिंग के लिए इसको एक और नाम दिया गया था RBI एडवाइस प्रोसीजर। तो आप क्या करते थे कि एडवाइस RBI को भेज करके सेटलमेंट करवाते थे, और सेटलमेंट अगर हो जाता था तो आप एक अकाउंट भी बनाते हैं, और अकाउंट बनाता है एक स्टेट दूसरे स्टेट के पास भेजने के लिए, और उस अकाउंट को सेटलमेंट अकाउंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट 3 है वो है वर्ड सेटलमेंट अकाउंट। सेटलमेंट अकाउंट के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है ट्रांजेक्शंस आर इनिशियली अकाउंटेड फॉर अंडर द हेड 8793। तो यहाँ पे आपका जो सेटलमेंट अकाउंट है वो ट्रांजेक्शंस के लिए है, जो कि रिसीट एंड पेमेंट दोनों हो सकता है, और ये जो होगा वो हेड होगा 8793, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरस्टेट सस्पेंस एंड रिपोर्टेड बाय वन अकाउंटेंट जनरल, टू अनदर, ठीक है, to concern are known as settlement account. A settlement account dispatched by one accountant general will be his outward settlement account. तो ये जो होगा इसका AG1 के लिए ये आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट, और AG2 के लिए ये यही अकाउंट इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। अब मैं जब पूछूंगा कि किसी को कुछ पूछना है या कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है या है, आप लोग उसी तरीके से चैटिंग में लिखेंगे। तो चैटिंग में चैट आया हुआ है, ओके सर, देन फाइन। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, चलिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। 5.11 हमने देखा। इस 5.11 में एक बात और रह गई थी जो मैंने नहीं लिखा है, वो ये इवन इन केसेस वेयर देयर इज नो ट्रांजैक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर स्टेट। इसका मतलब AG1 का AG2, AG3,
AG4, AG5, AG6, ठीक है, इतने सारे के साथ में सेटलमेंट अकाउंट सबका बन रहा है। लेकिन मान लीजिए कि सेटलमेंट अकाउंट अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट से नील है, क्योंकि ये सेटलमेंट अकाउंट मंथ वाइज बनता है, ठीक है, इसीलिए अगर मंथ वाइज कोई ट्रांजेक्शन नील भी है तो भी नील सेटलमेंट अकाउंट भी भेजा जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं पालिएगा, ठीक है। आते हैं फॉर्म ऑफ सेटलमेंट अकाउंट। नाउ वी आर मूविंग टू द फॉर्म, दैट इज 5.12 एंड द फॉर्म इज द आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट कंसिस्ट इन AC6। आज हमने आप लोगों को फॉर्म भेजा है, आप लोग उसमें देख सकते हैं कि आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट के लिए यही वाला फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें एक मस्त बात है कि आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट मैंने पहले ही कह दिया है कि ये AG1 के लिए होगा, ठीक है ना। यही अकाउंट जब AG2 के पास या 3 के पास जाएगा तो वो इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट हो जाएगा। हेंस इसका इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट का अलग से कोई फॉर्म नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट जाएगा तो आपको ये पता है कि ट्रेजरी से जो आता है अपने पास में वो कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट आता है, ठीक है ना, वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अब आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट जो जाएगा वो अकम्पेन्ड विथ शेड्यूल एंड वाउचर होगा। तो ये 5.12 का पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, अकम्पेन्ड विथ शेड्यूल एंड वाउचर। अब ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल किसका है, एंड वाउचर, VR लिख दिया तो वाउचर, ये शेड्यूल किसका है, डेबिट और क्रेडिट का। और डेबिट और क्रेडिट अपने पास में कहां से आया है, ट्रेजरी के कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट से आया है। ट्रेजरी के कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट से आया है, ठीक है ना। इसके अलावा PWD और फॉरेस्ट का भी है, लेकिन इसी में लिखा हुआ है 5.12 में ही कि PWD और फॉरेस्ट का फिलहाल लिख जाइए, ट्रेजरी का जब डेबिट और क्रेडिट यानी कैश अकाउंट हो गया रिसीट, ठीक है ना, और पेमेंट तो पेमेंट है ही, तो यहां पे ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये जो भी सेटलमेंट के लिए जाता है ऑल ट्रांजेक्शन अकम्पेन्ड विद शेड्यूल, और ये जो शेड्यूल है आपका वो है AC7 में, ठीक है। AC6 है आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट, और यही AC6 आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट के साथ में AC7 जाता है शेड्यूल। आप लोग पीछे पलट के देख सकते हैं इसका नाम क्या लिखा हुआ है, AC7 है शेड्यूल C एंड D ऑफ सेटलमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये C और D क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि AC6 के साथ AC7 जो कि शेड्यूल है, और शेड्यूल में ट्रेजरी वाला ऑल ट्रांजेक्शंस अकम्पेन्ड होगा, ठीक है ना, अकम्पेन्ड। लेकिन PWD और फॉरेस्ट के मामले में ओनली मंथ टोटल, मंथली टोटल होगा, ठीक है। यहां पे एक बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को 5.12 में देखने के लिए मिलेगा, और आगे हम उसको पढ़ देते हैं कि यहाँ पे जो आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट है जो कि 5.11 में है, shall be prepared in AC6 and shall consist a copy of monthly advice। तो इसके साथ में क्या क्या होगा, B contained by schedule और C consist advice। और एडवाइस का फॉर्म आप लोगों को याद है, यहाँ पे हम मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एडवाइस का फॉर्म आप लोग को याद है, वो है AC4। तो ये कौन सा कंपेन कर रहा है, आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट जो है AC6 को कंपेन कर रहा है, ठीक है, AC7 को कर रहा है और AC4 को भी कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा वाउचर्स भी हैं क्योंकि शेड्यूल AC7 में है, बाकी वाउचर तो मैंने लिखा ही है, ठीक है। तो AC4 को कर रहा है कंसिस्टिंग अ कॉपी ऑफ मंथली एडवाइस ऑफ एडजस्टमेंट sent to RBI in form AC4 supported by schedule और AC7 and voucher, ठीक है, schedule of credit and debit and connected voucher और अदर डॉक्यूमेंट भी है। तो वाउचर और अदर डॉक्यूमेंट भी है, OTHER डॉक्यूमेंट, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट भी है। वर्किंग अप
टू द नेट क्रेडिट एंड डेबिट एडवाइस टू द आरबीआई। तो यहाँ पे हमको किसको, शेड्यूल जो है अपना, वो जो डेबिट और क्रेडिट को कर रहा है, ये डेबिट और ये क्रेडिट को वो नेट लेवल पे करेगा, ग्रॉस लेवल पे नहीं। ठीक है ना? क्यों करेगा? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया थी कि अपना जो ट्रेजरी फंक्शनिंग करता है वो नेट लेवल पे करता है, ग्रॉस लेवल पे नहीं। और जो ग्रॉस लेवल पे फंक्शन करता है उसका हम लोग इस पैटर्न में अकाउंट बनाते ही नहीं है, ये आपका चैप्टर 1 में ही बताया गया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, is that the schedule accompanying the account may be prepared in AC7, which is written here. All transactions should be detailed in the schedule accompanying the settlement account, but in the case of check and remittances of public works officer, it should be sufficient to state the amount paid or received at the treasury on account of public works division। का मतलब है पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के मामले में केवल मंथली टोटल ही बता देना जरूरी है, समझे? हर एक ट्रांजेक्शन को लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ है इट शुड बी सफिशिएंट, बता दिया मैंने। द शेड्यूल शुड बी सपोर्टेड बाय ट्रेजरी, सीटीआर और सीटीआई। यहाँ पर जो मंथली टोटल लेंगे कैसे पता चलेगा? तो मैंने आप लोगों को रेमिटांसेस वाला चैप्टर में बताया था, खासकर फॉर्म 51 वाले में, कि ट्रेजरी जो है ना, ये ट्रेजरी पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के मामले में सीटीआई और सीटीआर देता है। क्या देता है? सीटीआई और सीटीआर। ठीक है, ये है कंसोलिडेटेड ट्रेजरी रिसीट और कंसोलिडेटेड ट्रेजरी इशू। इशू मतलब चेक। तो ये पीडब्ल्यूडी का डेबिट जो होगा वो इशू वाला होगा और क्रेडिट होगा चेक वाला, रिसीट वाला। ठीक है ना? तो ये देता है और ये केवल मंथली टोटल ही देता है। इसी के आधार पे हम लोग इसका सेटलमेंट अकाउंट में डिटेल भेज देंगे। ठीक है, अगला लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है? पब्लिक वर्क्स आउटवर्ड आइटम। यहाँ पे एक याद कीजिए, मैंने आप लोगों को इसी के चैप्टर 3 या 4 में, नहीं चैप्टर 2 में, सॉरी चैप्टर 2 में बतलाया था कि कुछ स्टैंडिंग अरेंजमेंट की तरफ पीडब्ल्यूडी को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ता है। ऐसे केस में जब पीडब्ल्यूडी किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करता है तब पीडब्ल्यूडी चार्ज करता है। क्लियर? तो वही लिखा हुआ है कि पब्लिक वर्क्स आउटवर्ड आइटम विच रिप्रेजेंट चार्जेस फॉर वर्क डन। मतलब पीडब्ल्यूडी ने चार्जेस रेज किया है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में जो कि काम हो गया है, वर्क डन। ठीक है, वहां उस केस में क्या करना पड़ता है? शुड बी सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये 5.12 जो है वो अच्छा खासा लंबा है। यहाँ पे पीडब्ल्यू का जो आउटवर्ड क्लेम है, आउटवर्ड क्लेम, आउटवर्ड आइटम, ठीक है, मतलब चार्जेज के बारे में है, चार्जेज अगेंस्ट, अच्छा, फॉर वर्क डन। ठीक है ना? फॉर वर्क डन, फॉर वर्क डन फॉर अदर डिपार्टमेंट। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप सेटलमेंट अकाउंट भेज रहे हैं, अदर डिपार्टमेंट, अदर गवर्नमेंट, जो भी हो सकता है ना, तभी तो सेटलमेंट अकाउंट भेज रहे हैं। इस केस में जबकि पीडब्ल्यूडी ने ऐसा कोई खर्च कर दिया है और उसको क्लेम करना है, उस केस में शेड्यूल शुड बी सपोर्टेड बाय अ सर्टिफिकेट इन अ फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो शेड्यूल आप भेजेंगे, ठीक है ना, मतलब AC7 सपोर्टेड बाय किसका होगा? सर्टिफिकेट, सपोर्टेड बाय अ सर्टिफिकेट। ठीक है ना, सर्टी कर दिया हमने, और सर्टिफिकेट का प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, हेल्प ऑफ सीएजी। इसका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीएजी। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ या ना? चैट में लिखिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सुजाता मैडम। मतलब कि ये पैटर्न काम कर रहा है और इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी, आई होप। इससे हमें थोड़ा सा गर्मी से निजात भी मिल गई क्योंकि हमने पंखा चला रखा है। तो थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट। नाउ वी आर मूविंग टू द नोट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नोट जो है ना वो पूरा एक पैराग्राफ ही है। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा ट्रेजरी का ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, हमने देखा पीडब्ल्यूडी का ट्रांजेक्शन, ट्रेजरी के ट्रांजेक्शन में ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है, सेपरेटली, सेपरेटली मतलब अलग अलग दिखाना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के ट्रांजेक्शन में टोटल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल कैसे दिखाएंगे हम लोग? सीटीआई और सीटीआर से। ये भी ट्रेजरी का ही सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, इसीलिए इसका कोई झंझट नहीं है।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक फंड होता है, ठीक है, जिसको डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में अलग से बनाते हैं। वो प्रोविडेंट फंड वाला मामला होता है और उसके लिए जो डिटेल्स होते हैं उसको हम लोग AC1 फॉर्म AC1 में भर करके फंड सेक्शन में भेजते हैं। आप लोगों में से किसी को याद है AC1 वाला मामला? चैट में आ रहा है सर, ग्रॉस सिस्टम इज प्रिवेलिंग इन तमिलनाडु नॉन प्रदेश। थैंक यू। हाँ चलिए, तो आप लोग को क्या समझ में याद है किसी को AC1 वाला मामला? जब प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ हम लोग डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में अलग से बनाते थे। चैट में आया है यस, GPF यस, थैंक यू थैंक यू। चलिए हम लोग उसी को यहाँ देखेंगे 5.12 का नोट में। नोट में हम लोग देखेंगे क्या लिखा है नोट में। नोट लिखता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड ट्रांजेक्शन the particular should be furnished to the account current by departmental audit and other section concerned in separate। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ ट्रांजेक्शन है, द पार्टिकुलर शुड बी फर्निश्ड टू द अकाउंट करेंट, ठीक है, बाय डिपार्टमेंटल ऑडिट एंड अदर सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि पीएफ से जुड़ा हुआ कोई क्लेम है, पीएफ रिलेटेड क्लेम, ठीक है, तो एसी सेक्शन को ठीक है अदर सेक्शन इंटीमेट करता है, ठीक है, तो यही वाला है नोट में लिखा हुआ। पर यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एसी सेक्शन को अदर कौन सा डिपार्टमेंटल ऑडिट सेक्शन, इसको कि डीए या ट्रेजरी ऑडिट सेक्शन टीए भी कहते हैं, क्योंकि आपको ये पहले बताया गया है कि डीए और टीए सेक्शन एक ही है, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ जो कोई क्लेम है जो कि किसी दूसरे स्टेट से करना है हमको सेटलमेंट अकाउंट के मामले में, उसमें डीए या टीए सेक्शन जो अदर सेक्शन कहलाता है इंटीमेट करता है किसको? अकाउंट करेंट सेक्शन को, AC सेक्शन, है ना। इस सेक्शन में प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए मामले को इंटीमेट करने के लिए सब्सिडियरी शेड्यूल होता है, सब्सिडियरी शेड्यूल, जिसको कि AC8 कहा गया है, AC8। अब आप लोग को जो मैंने फॉर्म शेयर किया है आप लोग उसमें देखिए कि AC8 का क्या नाम है। AC8 का नाम है सब्सिडी शेड्यूल ऑफ सेटलमेंट अकाउंट फॉर प्रोविडेंट फंड ट्रांजेक्शन। तो ये जो है सब्सिडी शेड्यूल कहलाता है और पीएफ सेटलमेंट, ठीक है। और इसी में एसी सब्सिडी शेड्यूल जो है आप यूं ही नहीं दे देते हैं, यानी डिपार्टमेंटल ऑडिट सेक्शन एसी सेक्शन को यूं ही नहीं देता है, उसके साथ में द टोटल्स ऑफ दिस शेड्यूल शुड बी ब्रॉट ओवर अ कवरिंग लिस्ट। तो एक AC9 भी होता है जिसको कवरिंग लिस्ट कहते हैं, और चूंकि प्रोविडेंट फंड बहुत अलग अलग सेक्शन से आते हैं, बहुत लोगों के होते हैं, इसलिए टोटल ऑफ दिस शेड्यूल, टोटल ऑफ AC8, समझे कि नहीं, वो AC9 में लिखा जाता है और फिर AC8 और AC9 को एक साथ भेजा जाता है। कवरिंग लिस्ट के लिए भी पीछे जो मैंने फॉर्म शेयर किया है उसको आप लोग देख सकते हैं। कवरिंग लिस्ट ऑफ सब्सिडियरी शेड्यूल मतलब AC8 फॉर प्रोविडेंट फंड ट्रांजेक्शन ना, ऑफ सेटलमेंट अकाउंट फॉर प्रोविडेंट फंड ट्रांजेक्शन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कवरिंग लिस्ट इज नथिंग बट द टोटल ऑफ AC8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं, द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर विच should be entered on a single entry in the main schedule। तो मेन शेड्यूल जो है AC8 इसमें सिंगल एंट्री में इसको एंट्री करते हैं, ठीक है। और आगे हम बढ़ जाएंगे, नहीं मेन शेड्यूल फॉर्म 7 हो गया, ये सब्सिडियरी शेड्यूल है, ठीक है ना। तो हम इसको आपको जैसे ही मेन शेड्यूल की बात हो रही है ना तो वो फॉर्म 7 हो गया, ठीक है ना। AC7 इज मेन शेड्यूल, चाहे उसका फॉर्म में जो भी नाम लिखा हो, ठीक है। तो यहां पर जिस मेन शेड्यूल की बात की जा रही है वो डेबिट एंड क्रेडिट का, इसका मतलब कवरिंग लिस्ट का जो टोटल होता है उसको मेन शेड्यूल में डाल देंगे। और मेन शेड्यूल आपको पता है वाउचर और अदर डॉक्यूमेंट के साथ जाता है, किसके साथ जाता है? सेटलमेंट अकाउंट के साथ में, दैट इज AC8, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं
which should be entered single and message लिखोगे. The branch officer of the account current section shall be personally responsible to see that all the item ना at the time of signing the settlement account that the subsidy schedule ये वाला and covering list ये वाला have been duly attached in proper form. इसका मतलब प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए मामले में एसी 7 में अलग से जो ब्रांच ऑफिसर होता है एसी सेक्शन का, बीओ ऑफ एसी सेक्शन अकाउंट करेंट सेक्शन, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है ये देखने के लिए कि एसी 8 और एसी 9 जो है वो एसी 7 नहीं एसी 6, क्योंकि एसी 6 के साथ में जा रहा है एसी 7 और एसी 8 और एसी 9 जो है एसी 6 यानी सेटलमेंट अकाउंट के साथ में अटैच है या नहीं. कौन देखेगा? बीओ ऑफ एसी सेक्शन. यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं. चैट में बताइए. ये बीच में चेक करने का ढंग है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं. चलिए देखें. थैंक यू सुजाता मैडम. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे. द अकाउंटिंग जनरल डिस्पैचिंग अ सेटलमेंट अकाउंट शुड नॉट ओनली स्टेट द आइटम करेक्टली. इसका मतलब मैं आपको आगे के पारा में भी ये आया है. पारा में क्या आया मैं आपको बता देता हूं. AG1 ने काम इनिशिएट किया है, ठीक है, सेटलमेंट अकाउंट वाला, और AG2 को दिया है, ठीक है ना. AG1 ने इनिशिएट किया है और दिया है किसको? AG2 को. तो तमाम टोटल अरिथमेटिकल करेक्शन माने टोटल सही है, सारे वाउचर्स हैं, क्लासिफिकेशन सही है, और अन्य और अदर, ठीक है. जो भी चेक करना है उसकी जिम्मेदारी AG1 की है, AG2 की नहीं. यही यहां कहेगा और आगे हर जगह लिखा हुआ मिलेगा. समझे कि नहीं? सेटलमेंट अकाउंट के मामले में सारी जिम्मेदारी भेजने वाले की है. AG1 की है, ठीक है, भेजने वाली की है, AG2 की नहीं. ये लिखा हुआ है. आगे पढ़ लेते हैं. द अकाउंटेंट जनरल डिस्पैचिंग अ सेटलमेंट शुड नॉट ओनली द स्टेट आइटम करेक्टली टोटल करेक्टली वो देखना है हमको, बट शुड बी प्रिपेयर टू गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देम रिक्वायर्ड बाय द अदर पार्टी. AG2 जो भी पार्टी, अदर पार्टी तो यही हुआ, AG2 जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा AG1 को प्रिपेयर रहना है देने के लिए. इफ द अकाउंटेंट जनरल रिसीविंग द अकाउंट्स, ये जो रिसीव कर रहा है अकाउंट्स, ठीक है, फाइंड एनी आइटम विच ही कैन नॉट एक्सेप्ट, अगर ये कोई भी आइटम पाते हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ही शुड रिक्रेडिट और रीडेबिट टू इट द ओरिजिनल अकाउंट ऑफिसर आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज कंसेंट. इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने जो सेटलमेंट अकाउंट भेजा है, ठीक है, अगर ये डेबिट में कुछ आया है, ठीक है, और यहाँ पे AG2 को लगता है कि जो आइटम आया है, मान लीजिए आइटम नंबर 1 आया है, ठीक है, आइटम 1, और मान लीजिए कि 1 लाख डेबिट आया है, ठीक है, और ये लग रहा है कि आइटम नंबर 1 जो है AG2 को लग रहा है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, 1 लाख का डेबिट, तो वो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, लेकिन इनका इंटीमेशन लेंगे, ठीक है. लेकिन अगला लाइन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? इनका कंसेंट लेंगे. आफ्टर हिज कंसेंट सॉरी, अगर इनको कोई लग रहा है कि एक्सेप्टेबल आइटम नहीं है, इनके कंसेंट से उसको री एंट्री कर देंगे, डेबिट का क्रेडिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. दूसरे मामले में इन केसेस हाउएवर वेयर इट इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड, मतलब कि ऐसा पहले से चला आ रहा है और AG1 ने कुछ गलती कर दी हो, ठीक है, मतलब एक पैटर्न बना हुआ है कि ये तो हमारे में नहीं ही आएगा, ये पहले से तय है. क्लियरली एस्टैब्लिश दैट एन आइटम इन द सेटलमेंट अकाउंट इज नॉट एडजस्टेबल इन हिज अकाउंट एंड दैट इट हैज बीन रॉन्गली पास्ड ऑन टू हिम. पहले से चला आ रहा है कि ऐसा AG2 के पास में AG1 से गलती से आ गया है. इस केस में भी ये इसका क्रेडिट का डेबिट का क्रेडिट कर देंगे, लेकिन इस बार इनको इनसे कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. ये लिखा हुआ है.
it has wrongly passed on to him, the responding accountant general AG2, ठीक है, recredit or redebit it against the original originating accounts officer without obtaining his concurrence of the letter. इसका इनका लेटर AG1 का लेटर इनको AG2 को लेने की जरूरत नहीं है. सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन है. एनी अदर एक्सेप्शन विच मे बी ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द CAG ऑफ इंडिया. मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैब्लिश पैटर्न को चेंज कर दिया है तो फिर आप इनका कंसेंट लेंगे, ठीक है. लेकिन अगर कुछ पैटर्न चेंज नहीं हुआ है और वो स्टैब्लिश्ड पैटर्न है तब AG2 इसको रिफ्यूज करने या रिक्रेडिट को रीडेबिट को ऐसा करने के लिए इनका परमिशन नहीं लेगी, ठीक है ना. आगे लिखा हुआ नेट रिसीट पेमेंट ओनली शैल बी एंटर्ड इन द अकाउंट पास्ड ऑन टू द अदर पार्टी टू द सेटलमेंट अकाउंट. जो कि मैंने पहले ही बताया है कि सेटलमेंट अकाउंट में नेट डेबिट और क्रेडिट ही पास किया जाएगा, नेट DR और CR, ठीक है. यही सेटलमेंट अकाउंट का हिस्सा बनेगा, डेबिट सॉरी ग्रॉस नहीं बनेगा. अगले पारा में आएंगे. यहां तक सबको समझ में आया? यस कीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे. हेलो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा है तो चैट में क्लियरली लिखिए. हाँ चैट में आ गया अपने पास में क्या है. यस यस, थैंक यू थैंक यू, ठीक है. इससे फायदा ये होगा आप लोग को अपना माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचने वाला है. चलिए नेक्स्ट पारा में आते हैं. मैंने चार्ज इज पेड. हालांकि इसमें नुकसान मेरा ही है, खाली केवल मुझे ही बोलना है, आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है तो मैं ही थकूंगा. लेकिन इसमें वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, साउंड क्वालिटी एक्चुअली. व्हेन अ चार्ज इज पेड, नेक्स्ट पारा में हम लोग आ गए हैं. जब कोई चार्ज पे कर दिया गया हो इन वन अकाउंट सर्कल की, मतलब AG1 में, ठीक है, कोई खर्च कर दिया गया हो, चार्ज इज पेड, जहां पे हम जब लिख रहे हैं तो AG1 की बात है, ठीक है, ठीक है. And passed on through the settlement account to be adjusted in another circle, the accounts officer of the paying circle ये है, ठीक है, shall be responsible for obtaining a voucher which is correct. मैंने पहले ही इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने लिख दिया था कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा सभी चीजों के लिए, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना. तो क्या क्या लिख दिया है? shall be responsible for obtaining a voucher which is correct in point of form which set forth the charge with sufficient detail and clarity. मतलब कि टोटल सही होना चाहिए, सारे वाउचर आने चाहिए, क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए, and also for the arithmetical correctness of the correctness of the calculation in the bill unless it is expressly provided otherwise. Voucher must be forwarded to the adjusting accounts officer in support of the debit in the settlement account. इसका मतलब क्या हुआ कि इनको कोई भी सेटलमेंट अकाउंट भेजेंगे, अलग से अगर कोई छूट ना दी गई हो कि ना भैया आपको वाउचर भेजना नहीं है, हर हाल में सेटलमेंट अकाउंट के साथ में वाउचर जाएगा ही जाएगा. अकाउंट, ठीक है, प्लस सेटलमेंट अकाउंट तो हो गया AC6 ना, AC6, ठीक है, प्लस शेड्यूल AC7, ठीक है, प्लस वाउचर जाएगा ही जाएगा अगर कोई स्पेशल छूट ना मिली हो तो, ठीक है ना. ये यहाँ पे कह रहा है must be sent to the forwarded to the adjusting account officer in support of the debit and credit of settlement account. It is not necessary for the accounts officer finally adjusting the charge to check the arithmetical calculation of the voucher. वही कह रहा हूँ, AG2 का ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करे, नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू चेक अरिथमेटिकल कैलकुलेशन. वही मैंने आपको बताया कि AG2 रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है ना. आगे अगले पैराग्राफ में, इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंटेंट जनरल डिस्पैचिंग द सेटलमेंट अकाउंट टू सी दैट पेमेंट इंक्लूडिंग इन देम आर सच एज हैव बीन ऑथराइज्ड बाय हिम और आर कवर्ड बाय जनरल और स्पेशल अथॉरिटी. यही इनके लिए जो भी ये भेज रहे हैं, ठीक है, जो पेमेंट के लिए, पेमेंट का मतलब क्या हुआ, क्लेम हुआ, ठीक है ना.
जो ये क्लेम सेटलमेंट अकाउंट के माध्यम से AG2 को भेज रहे हैं वो AG1 के द्वारा स्पेशल या जनरल अथॉरिटी के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए, कवर्ड बाय जनरल और स्पेशल अथॉरिटी। ठीक है, जो भी, इसको ऐसे मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी पेमेंट ये सेटलमेंट अकाउंट के साथ में भेज रहे हैं AG1 AG2 को, ठीक है, वो कवर्ड बाय जनरल ऑब्लिक स्पेशल अथॉरिटी। ठीक है ना, ये होना ही चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि कुल मिला के भेजने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाने वाले की नहीं है। ठीक है ना। इन सम केसेस, अगले पैराग्राफ में आते हैं, ठीक है, अनलेस इट इज अदरवाइज अरेंज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट कंसर्न, ऐसा होता है कि एक एजी एक से अधिक स्टेट के लिए काम करता है। ठीक है, तो अगर एक एजी एक से अधिक स्टेट के लिए काम करता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि एजी कोलकाता, ठीक है, एजी कोलकाता WB के लिए भी काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लिए भी मान लीजिए, ठीक है, और आपका त्रिपुरा या मेघालय के लिए भी काम कर रहे हैं, MGH। ठीक है, अब दोनों के लिए एजी कोलकाता ही है। ठीक है, MGH नहीं करते, इसको हम अंडमान कर देते हैं। ठीक है ना, अंडमान। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा है, तो वेस्ट बंगाल और अंडमान दोनों के बीच में भी तो कोई सेटलमेंट हो सकता है। अगर स्पेशली इसके लिए कोई अरेंजमेंट ना किया गया हो तो एजी साहब जो हैं अपना सेटलमेंट खुद ही कर सकते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज C&D इन अकाउंट C7 AC7 AO और AG, हाँ बता रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। अनलेस इट इज अदरवाइज अरेंज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट, मैंने वेस्ट बंगाल और अंडमान के बारे में कहेंगे। ठीक है, द अकाउंटेंट जनरल ऑफ द गवर्नमेंट विच रेंडर सर्विस और सप्लाई स्टोर टू अनदर गवर्नमेंट, मन अगर इसने वेस्ट बंगाल ने अंडमान को या अंडमान ने वेस्ट बंगाल को कुछ दिया है, ठीक है, सर्विस दे, स्टोर दे, कुछ भी दे, ठीक है, गवर्नमेंट देगी, एजी नहीं, लेकिन वो एक तरह का पेमेंट हुआ। ठीक है ना, to take credit for the supply in his account and initiate necessary adjustment against the balance of the other government। इसका मतलब एजी जो है वो खुद से ही वैसा काम कर लेगी, मतलब इसको अलग से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पेशली अगर कोई परमिशन लेने वाला क्लाउज होगा तो परमिशन लेगी, अन्यथा परमिशन नहीं लेगी। अभी आपका वाला जो होम सी है ना और डी है वो हम आगे देखेंगे, अभी आप लोग रुक जाइए। ठीक है, अगला पैराग्राफ, इन सम केसेस द अकाउंटेंट जनरल, अभी सोचिए आप 5.12 में ही चल रहे हैं, है ना, 5.13 अभी आया भी नहीं है। चलिए अगला, इन सम केसेस द अकाउंटेंट जनरल रिसीविंग द इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट। अब आपका मामला आ गया कि अभी तक तो आपने भेजा था, ठीक है, अब आपने रिसीव किया है। क्या रिसीव किया है? इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट। तो अब हम बात करेंगे AG2 के नजरिए से। AG2 को अब मिल गया है इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट। ठीक है, AG2 को मिला है। अभी तक हम लोग AG1 के नजरिए से बात कर रहे थे, है ना। रिसीविंग द इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड इन इट थ्रू अनदर पार्ट ऑफ द अकाउंट्स आल्सो। एग्जांपल्स ऑफ दीज केसेस, रुक जाइए मैं फिर से पढ़ता हूं। In some cases, the accountant general receiving the inward settlement account obtains information of the transaction included in it through another part of the account also। इसका मतलब क्या हो गया कि इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट अगर को इंफॉर्मेशन मिलता है जो कि दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलता है कि कोई ऐसा चीज है जो कि इसमें इंक्लूड किया जाना है, फिर से पढ़ते हैं। द अकाउंटेंट जनरल रिसीविंग द इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट, जो रिसीव कर रहा है, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड इन इट, सेटलमेंट में जो ट्रांजेक्शन इंक्लूड किया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है उनको थ्रू अनदर पार्ट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है उनको, एग्जाम्पल फॉर दीज केसेस एंड द मैनर इन विच सच ट्रांजेक्शन शुड बी एडजस्टेड। इसका मतलब कि वो ट्रांजेक्शन का इंफॉर्मेशन उनको इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट से भी मिल रहा है और दूसरे सोर्सेज से भी मिल रहा है। उसके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो कौन कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 1, कैश remitted into or checked on the treasuries in a state by PWD और फॉरेस्ट ऑफिसर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका PWD और फॉरेस्ट ऑफिसर का भी तो अकाउंट आता है, वहां से भी उसको इंफॉर्मेशन मिलता है
ट्रेजरी से भी इंफॉर्मेशन मिलता है। ऐसे केस में जब उनको पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो कि अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है, बिलोंगिंग टू अनदर स्टेट, वो कह रहा है पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट कि ये जो अकाउंट ये हमने खर्च किया है दूसरे स्टेट को बिलोंग करता है, ठीक है, बिलोंगिंग टू अनदर स्टेट, should be brought to account in the accounts of those officers under the head public works or forest remittances। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसको 8782 में रेमिट किया है। जाहिर सा बात है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के पास में दूसरा कोई ट्रांजेक्शनल हेड है ही नहीं जो ट्रेजरी के साथ में ऑपरेट करते हैं, उनके पास केवल 8782 का ही हेड है। तो जब वहां से भी इनको पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि सेटलमेंट अकाउंट और 8782 दोनों को इफेक्ट देंगे। ये वही यहाँ लिखा हुआ है, द डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द हेड, दिस हेड मतलब 8782 की बात हो रही है, शुड बी क्लियर्ड बाय अकाउंटेंट जनरल टू whom the public works and forest officer render account when the corresponding credit and debit are received through the settlement account। इसका मतलब कि सेटलमेंट अकाउंट जब मिल गया है उस समय में हमको 8782 का भी डेबिट और क्रेडिट वहां भी क्लियर करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए 8782 में 100 रुपया का खर्च है, 100 रुपए में 90 अपने स्टेट का, 10 किसी और स्टेट का है, ठीक है। अब सेटलमेंट अकाउंट मिला, हमने बाकी हेड में क्लियर कर दिया और 8782 में वो 10 रुपया माइनस नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमें पैसा आ चुका है। अब अगर हमें पैसा आ चुका है तो हमको तो 8782 में भी रिफ्लेक्ट दिखाना पड़ेगा। वही यहाँ कह रहा है कि केवल एक हेड में नहीं, आपको दूसरे हेड में यानी कि 8782 में भी क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज वो अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, when a state accountant general receives intimation that an advance had been paid to another state to a government servant। अब ये हो सकता है भाई कि मैं झारखंड सरकार का हूं, मैं बिहार गया और किसी वजह से वहां डेपुटेशन में हूं या कुछ और मामला है और वहां मुझे कोई एडवांस पे किया गया है और मेरा डेपुटेशन ओवर हो गया है, ऐसा होता है। इन दैट केस अंडर दिस हिज ऑडिट कंट्रोल he should adjust it against the relevant head by credit to the head 8658 suspense account। और 8658 में 102 जो है ना, उसको आप लोगों ने देखा है 8658 का माइनर हेड 102, आप लोग को किसी को याद है 8658 का माइनर हेड 102? हम लोग इसको शेयर करते हैं अपना स्क्रीन और उससे देखते हैं कि 8658 का माइनर हेड 102 क्या कहता है, ठीक है। स्टार्ट नाउ, नाउ वी आर शेयरिंग आवर स्क्रीन, तो जस्ट वॉच माई स्क्रीन। इट्स नॉट शेयरिंग, व्हाई? अच्छा चौक लगा मेरे हाथ में इसलिए। हाँ हो गया हो गया हो गया। व्हाट्सएप में आए, पहले स्क्रीन डाउन किया हमने, रोटेट स्क्रीन, नाउ वी आर मूविंग टू ACAG और हम क्या देख रहे हैं, हम देखेंगे 8658 है ना, 8658 का माइनर हेड 102 देखना चाहते हैं हम, ठीक है। आइए देख रहे हैं हम लोग 8658 8658 राइट, और यहाँ पे हम देखेंगे देखिए, अच्छा नहीं 8658 तो हो गया 101 पावर सस्पेंस, 102 सस्पेंस अकाउंट सिविल। तो इसमें अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ को अगर कोई एडवांस देते हैं तो उसके लिए कोई हेड है क्या, देख लेते हैं। नहीं, सस्पेंस अकाउंट सिविल ही वो हेड है, ठीक है, बाकी दूसरा तो कोई हेड है नहीं। डिपार्टमेंटल रजिस्टरिंग अकाउंट अलग है 111, ये याद रखिएगा, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। प्रोविडेंट फंड सस्पेंस 113 वो वाला जो है अभी उसको भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो 102 सस्पेंस अकाउंट सिविल है, वो माइनर हेड है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा था, ठीक है। हम लोग बिल्कुल सही जगह पे जा रहे थे। अगर इसके बारे में किसी कोई ऑब्जेक्शन है, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, वरना मैं श्योर हूँ कि सस्पेंस अकाउंट सिविल ही ऑपरेट होगा, ठीक है। आप लोग को चैट सेक्शन में कुछ कहना है? हेलो, नहीं कहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए। मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं चैट सेक्शन में? हाँ बोलिए। हेलो, ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू, चलिए नाउ तो इसी का पॉइंट नंबर 2 था कि व्हेन अ स्टेट अकाउंटेंट जनरल रिसीव्स इंटीमेशन दैट
an advance had been paid in another state to a government servant under his audit control, he should adjust it against the relevant head by credit to the head 8658 suspense 102. ठीक है, उसी में उसको क्लियर करना है. The latter had been cleared on receipt of the debit through the settlement account. ठीक है ना, तो यहाँ पे वो आपको क्लियर कर देना है जो मैंने आपको बतलाया है. Now we are moving to the point number 5.13, that is disposal of inward settlement account. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने AG1 के नजरिए से देखा कि इसने अपना सेटलमेंट अकाउंट बाहर भेजा तो फॉर्म 6 लगाया, उसके साथ में फॉर्म 7 लगाया, फॉर्म 7 शेड्यूल था, शेड्यूल के साथ में उसने वाउचर्स लगाए और अदर डॉक्यूमेंट भी लगाए. ये था सेटलमेंट अकाउंट के लिए अभी तक जो देखा. अभी एक बार हम लोग रिकैप देख लेते हैं. रिकैप में AC6 के साथ में AC6 ये सेटलमेंट अकाउंट था, प्लस भेजा गया AC7 ये शेड्यूल था, इसके साथ भेजा गया वाउचर, इसके साथ भेजा गया अदर डॉक्यूमेंट. ठीक है, ये सेटलमेंट अकाउंट का मामला था. राइट, ये पहला केस बना. केस नंबर दूसरा ये था प्रोविडेंट फंड के मामले में. AC8 सब्सिडियरी शेड्यूल था, प्लस AC9 कवरिंग लिस्ट था, उसको भेजा गया. ठीक है, ये PF के मामले में है ना, प्रोविडेंट फंड के मामले में. और कवरिंग लिस्ट में जो टोटल था, इस टोटल को, इसके टोटल को कहाँ ट्रांसफर किया गया, AC7 में, जिसको कहा गया मेन शेड्यूल. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कितना दूर देख लिया है, हमने देखा है AC9 तक. AC9 क्या था, कवरिंग लिस्ट है ना. हम लोगों ने अभी तक AC10 नहीं देखा है. तो अब हम लोग आगे आएंगे इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट. चलिए, वी आर मूविंग टू द डिस्पोजल ऑफ इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट. ठीक है, नाउ 5.13. ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, चौक खत्म हो गया है. चलिए शुरू करते हैं पढ़ना. डिस्पोजल ऑफ इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट 5.13. इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ एन. अच्छा, इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है? 2 लोगों ने चैट में किया है. AC4 नहीं जाएगा? AC4 जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा. कैसे नहीं जाएगा अरुण परासर जी? AC4 जाएगा. सॉरी, अच्छा आपने रिमाइंड करवाया. राइट. AC6 जो जाएगा उसके साथ तो AC4 जाएगा ही जाएगा. बिल्कुल सही, अच्छा रिमाइंड करवाया. रिकैप में हमसे छूट गया था. AC4 पहले लिख देते हैं ना. AC6 के साथ में AC6 प्लस AC4 प्लस AC7 प्लस वाउचर और प्लस अदर डॉक्यूमेंट. थैंक यू अरुण जी, यू आर मार्वेलस. चलिए, अब हम लोग 5.13 में आते हैं. ठीक है, इसको मिटा दें. इमीडिएटली ऑन रिसीप्ट ऑफ एन इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट. अब हम लोग किसके नजर से देख रहे हैं? AG2 के नजरिए से. इनको क्या मिला है? सेटलमेंट अकाउंट. इनके लिए क्या है? इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट. ठीक है, अब देखिए ये क्या करेंगे. बेचारे तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इनको करना है. द नेट क्रेडिट एंड डेबिट सोन इन इट. इसमें इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट के साथ जो शेड्यूल है, शेड्यूल यानी AC7, ठीक है, इसमें नेट डेबिट और क्रेडिट देखने को मिल रहा है. क्रेडिट और डेबिट, ठीक है, जो इसमें देखने को मिल रहा है, इट शुड बी अग्री विद द नेट डिफरेंस ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम सोन इन द अकम्पनिंग शेड्यूल. इसका मतलब क्या है कि AC6 का जो डेबिट और क्रेडिट है, AC7 के डेबिट और क्रेडिट से मिलना चाहिए. ठीक है, यही इनको देखना है. ठीक है ना, तो AC6 कंपेयर कर रहे हैं
AC7 से। कौन कंपेयर कर रहे हैं? AG2, ठीक है ना। और कंपेयर करने के बाद में इफ एनी वाउचर आर वांटिंग, अगर इनको लग रहा है कि AC6 और AC7 में कोई डिफरेंस है और कोई वाउचर अगर रह गया है और फुल पार्टिकुलर्स हैव नॉट बीन फर्निश्ड, या पूरा डिटेल वाउचर में नहीं दिया गया है, चाहे तो नेम ऑफ द वर्क हो, चाहे तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड मसला हो, फुल पार्टिकुलर अगर नहीं दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम, और इफ एन आइटम इज नॉट प्राइमा फेसी एडजस्टेबल अगेंस्ट द स्टेट, और अगर कोई ऐसा आइटम है जिसमें बाकी सब कुछ तो दिया हुआ है पर AG2 को लग रहा है कि वो AG2 के अगेंस्ट में प्राइमा फेसी एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है, the necessary particulars in respect of such item, कौन, which is not adjustable, with the particular completely not given, ठीक है, और if the voucher is missing, ये तीन केस का the item should be entered in an objection book AC10, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, AC10 जो है वो ऑब्जेक्शन बुक है, और ऑब्जेक्शन बुक में वो तीन केस ले रहे हैं। केस नंबर 1, इफ वाउचर इज मिसिंग, B, if incomplete classification, अब क्लासिफिकेशन नहीं डिटेल कर देते हैं, और C, if item not related या not pertain to, ठीक है। ये तीन केस में ये क्या करते हैं, AC10 ऑपरेट करते हैं ऑब्जेक्शन बुक। ऑब्जेक्शन बुक ऑपरेट जरूर कर रहे हैं पर इसका यह मतलब है कि बुक को कहीं भेज रहे हैं। उसके बाद में एंड द ऑब्जेक्शन कम्युनिकेटेड टू द अदर अकाउंटेंट जनरल थ्रू द ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट, और वापस से ये AG2 है, ठीक है ना, ये AG2 है, ये क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट बना करके, ठीक है, भेज रहे हैं AG1 को, जिन्होंने उनको भेजा था। और ऑब्जेक्शन बुक तो आपने AC10 देख लिया, ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट जो है वो AC15 है, ठीक है, उसको आप लोग भी पीछे पन्ना पलट करके देख सकते हैं। पीछे पन्ना पलटिए और देखिए AC15 है ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट फॉर सेटलमेंट अकाउंट। तो ये ऑब्जेक्शन बुक उनके पास रह जाएगा AG2 के पास, ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट वो AG1 के पास में भेज देंगे, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। द सेवरल इंडिविजुअल आइटम ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट, जो कि AC6 और AC7 के साथ में बहुत सारे आइटम हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों में, ठीक है ना, इंक्लूडेड इन द शेड्यूल AC7 में एटसेट्रा, शुड देन बी पोस्टेड इन कंसेक्यूटिव सीरीज, उसी सीरीज में, इन टू इनवर्ड एडजस्टमेंट रजिस्टर AC11। तो AC10 के बाद में जो आइटम नॉट ऑब्जेक्शन, आइटम नॉट अंडर ऑब्जेक्शन, ठीक है, आइटम नॉट अंडर ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन में नहीं है उनको अलग अलग, ठीक है, एक ये डेबिट के लिए और एक ये क्रेडिट के लिए, क्या, एक दो अलग अलग एडजस्टमेंट रजिस्टर AC11, ठीक है। और आपको ये एडजस्टमेंट रजिस्टर बहुत बार देखने के लिए मिलेगा आगे, तो आप लोग AC11 आपको ध्यान से देख लीजिएगा कि जब उनके पास में कोई आइटम नॉट अंडर ऑब्जेक्शन है तो उन्होंने एडजस्टमेंट, और ये काम कौन कर रहा है, AG2 का AC सेक्शन ही कर रहा है, अकाउंट करेंट सेक्शन, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। वन फॉर क्रेडिट एंड अनदर फॉर डेबिट, जैसा कि मैंने लिखा, द आइटम फॉर of public works and forest receipt and payment which are adjustable in the divisional accounts being shown in the lump as single entry under the head PW remittance and forest remittance, जैसा कि मैंने आपको बताया था वहां से भेजा ही गया है टोटल करके, तो यहाँ भी सिंगल एंट्री, अगर अलग अलग वाउचर की एंट्री तो होनी नहीं है, वाउचर सारे भेजे गए होंगे लेकिन उसका एंट्री टोटल में ही होता है, ठीक है ना। आगे, एज द केस में बी, after obtaining the necessary particular of classification etc from the audit section concerned, audit section concerned का मतलब WM और forest section, ठीक है ना। The classification should be noted against each item in the inward adjustment register, inward adjustment register के बारे में कही गई बात है कि जो भी इसमें आपने आइटम एंट्री करी है, ठीक है, in respect of item which are adjustable under head which have been opened in departmental abstract suspense slip should be prepared in the AC12। जब AC11 में
इनवर्ड एडजस्टमेंट रजिस्टर में आपने सब ले लिया आइटम, एसी अकाउंट करंट सेक्शन ने लिया, अब वो क्या करेगा, अकाउंट करंट सेक्शन एक सस्पेंस स्लिप बनाएगा, एक नहीं हर एक आइटम जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अलग अलग सेक्शन के परटेन करता है, एसी सेक्शन, ठीक है, वो एडजस्टमेंट रजिस्टर बनाया है AC11 एडजस्टमेंट रजिस्टर, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है, एवरी आइटम के लिए सस्पेंस स्लिप बना रहा है, ठीक है, सस्पेंस स्लिप, और वो है AC12। और किसको भेज रहा है, एगो WM को भेजा, एगो फॉरेस्ट को भेजा, ठीक है, एगो TA1 को भेजा, एगो TA2 को भेजा, एगो TA3 को भेजा, माने जिसको जिसको भेज सकता है, जिसका अभी तक आपने अकाउंट कोड फॉर अकाउंट इन जनरल के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक में जिस जिस सेक्शन के बारे में पढ़ा है, वो जिस जिस सेक्शन को भेज सकता है उन सबको भेजेगा। AC10 ऑब्जेक्शन बुक फॉर सेटलमेंट अकाउंट, बिल्कुल बिल्कुल अरुण पराशर जी, ठीक है ना। तो सस्पेंस स्लिप किसको भेज रहा है, अकाउंट करंट सेक्शन एडजस्टमेंट रजिस्टर में जो आइटम नॉट अंडर ऑब्जेक्शन है उसको एंट्री करने के बाद में उसके पर्टिकुलर वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग सेक्शन को सस्पेंस स्लिप AC12 में भेज रहा है, ठीक है। गया, दे शुड बी एंटर्ड इन एन आउटवर्ड सस्पेंस स्लिप रजिस्टर, और ऐसा नहीं कि AC12 में भेज दिया, उसको एक आउटवर्ड सस्पेंस स्लिप रजिस्टर में एंट्री करके भेजा है, ठीक है, और वो भी आउटवर्ड सस्पेंस स्लिप रजिस्टर जो है AC अकाउंट करंट सेक्शन में ही है, ठीक है, और ये शायद AC13 है, ठीक है ना। तो अभी तक की स्टोरी क्या हुई कि इनवर्ड में आया तो सबसे पहले एजी ने मिलान किया 6 और 7 का, मिलान कर लेने के बाद में जो आइटम अंडर ऑब्जेक्शन था उसको AC10 में डाला, AC10 में डालने के बाद में AC15 में वापस माइनस रिटर्न भेज दिया, ठीक है। 3 आइटम थे मैंने बतलाए, जो आइटम ऑब्जेक्शन में नहीं था उसको AC11 में एंट्री की, AC11 में एंट्री कर लेने के बाद में AC12 में सस्पेंस स्लिप बनाया और सभी सेक्शन को भेज दिया, ठीक है ना। AC11 का आइटम AC12 में, ठीक है, सस्पेंस स्लिप बना करके सभी सेक्शन को भेज दिया। सस्पेंस स्लिप भेजा तो यूं ही रैंडमली नहीं भेजा, उसका एक फॉर्म है AC13, उस रजिस्टर में आउटवर्ड सस्पेंस स्लिप रजिस्टर में एंट्री करके भेजा है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, they should be entered in outward suspense slip register form 13 and the suspense slip together with supporting voucher, और suspense slip supporting voucher के साथ भेजा है, और अदर डॉक्यूमेंट जो कि अदर डॉक्यूमेंट हमने वहां लिखे थे should then be sent to the departmental auditor concerned, वही departmental auditor concerned, WM Forest TA1 TA2 TA3 and many more, ठीक है, for necessary adjustment in the departmental abstract, क्योंकि departmental abstract यही लोग बनाते हैं, इसी वजह से इनको भेजा गया है, ठीक है। और जब वो लोग अपने अपने डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट में एडजस्टमेंट कर लेंगे तभी उसको एडजस्टेड और एक्सेप्टेड माना जाएगा। एट द सेम टाइम द सेक्शन, मतलब कि अकाउंट करंट सेक्शन concerned are required to classify such of the other charges and received as are not adjustable in the departmental abstract, सॉरी यही लोग, मतलब कि यही लोग जो हैं, जो एक्सेप्टेबल एडजस्टेबल होगा उसको तो ले लेंगे, और जो एडजस्टेबल नहीं होगा क्योंकि इनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एसी अकाउंट करंट सेक्शन के पास में बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, जब ये अपने अपने डिपार्टमेंट के मास्टर हैं तो इनके पास में जब वो मामला गया है तो जो एडजस्टेबल होगा उसको डीसीए में डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में एडजस्ट कर देंगे, जो एडजस्टेबल नहीं होगा उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है, क्या करेंगे, एट द सेम टाइम द सेक्शन कंसर्न आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई सच ऑफ द अदर चार्जेस एंड रिसीव्ड एज आर नॉट एडजस्टेबल इन द डीसीए as soon as this is done, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा काम, and the register of suspense slip has been received back, और सस्पेंस स्लिप का रजिस्टर जो है वो वापस चला जाएगा, and the certificate prescribed in the form of the register itself signed by the section officer of the section, ठीक है। और यहाँ पे ये सस्पेंस स्लिप रजिस्टर में सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है। कॉलम 4 से 8 ऑफ द इनवर्ड एडजस्टमेंट रजिस्टर, इनवर्ड एडजस्टमेंट रजिस्टर में सस्पेंस स्लिप रजिस्टर, सॉरी इनवर्ड एडजस्टमेंट रजिस्टर में वो सर्टिफिकेट देंगे, और कौन से कॉलम में देंगे, 4 से 8 में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और रहने देते हैं इनवर्ड एडजस्टमेंट रजिस्टर AC12 सॉरी AC11,
और इसके खड़े खड़े कॉलम्स होंगे। इसके कॉलम्स कितने हैं ये आपको याद नहीं करना है, पर केवल इतना ही देखना है कि यहाँ पे 4 से 8 कॉलम होगा, कॉलम, ठीक है। और 4 से 8 कॉलम में क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ द रजिस्टर इटसेल्फ साइंड बाय द सेक्शन ऑफिसर ऑफ द सेक्शन। कॉलम 4 से 8 इन्वर्ट रजिस्टर शुड बी पोस्टेड। उनके सर्टिफिकेट के आधार पे एसी सेक्शन, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, या अब तो डबल कर देते हैं, डबल ऑफ कंसर्न सेक्शन। और सर्टिफिकेट किस बात का, सर्टिफिकेट इस बात का कि भैया डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में एडजस्ट हो गया है। एसी सेक्शन जो है ये एडजस्टमेंट रजिस्टर का 4 से 8 कॉलम भरेगा, ठीक है, ठीक है ना। to be posted items which are susceptible of adjustment but cannot be treated as finally settled, ठीक है। वो कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि सीधे एक्सेप्ट हो जाते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं जो सीधे डिनाई हो जाते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं जो सस्पेक्टेबल होते हैं, ठीक है। 6, 7, 8 इसी में है 6, 7, 8। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, ये लिख देते हैं 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये सब सारे के सारे कॉलम है, इसी के नीचे है 6, 7 और 8। इस वाले में उन आइटम को रखना है जो आइटम सस्पेक्टेबल है, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे इससे नहीं हो रहा है, सस्पेक्टेबल ऑफ एडजस्टमेंट है, बट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फाइनली सेटल्ड, should be placed under objection and entered in column 6, 7 and 8। इसको ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है, और कौन डालता है, इसी सेक्शन में डालता है, ठीक है। आइटम हेल्ड अंडर ऑब्जेक्शन एज नॉट एडजस्टेबल बाय द स्टेट and those which are prima facie adjustable in the book of the state but voucher or particular to determine the major head or department against which the item are to be adjusted are not available should be classified under 8658 suspense account civil unclassified suspense। तो अनक्लासिफाइड सस्पेंस का कोई माइनर हेड है 8658 सिविल, 8658 सिविल अनक्लासिफाइड सस्पेंस। अच्छा 8658 102 सिविल, उसके नीचे कोई होगा सब हेड अनक्लासिफाइड सस्पेंस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आइटम किसी भी वजह से एडजस्टेबल नहीं है उसको अभी फाइनली रिजेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है, इसलिए उसको वैसे आइटम को 8658 102, ठीक है, और उसके नीचे कोई सब हेड होगा अनक्लासिफाइड सस्पेंस, उसमें रख दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पेंडिंग क्लियरेंस बाय एडजस्टमेंट अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड एट द केस में बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से एडजस्टमेंट रजिस्टर एसी 11 का 6, 7, 8 में अकाउंट करंट सेक्शन ने उन आइटम को ऑब्जेक्शन में रखा है पेंडिंग क्लियरेंस, ठीक है ना। आगे item in respect of which the department or major head is clear from the schedule but full particulars or vouchers are not available to determine the minor and detail head of account should however be adjusted under the relevant departmental adjusting account or other head concerned। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8658 में ही एक आपने देखा था 8658 का माइनर हेड था 111 DAA डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट, याद है आप लोगों को, ठीक है। कहता क्या है मैं फिर से पढ़ देता हूं, आइटम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिपार्टमेंट और मेजर हेड इज क्लियर फ्रॉम द शेड्यूल बट फुल पार्टिकुलर्स ऑफ वाउचर आर नॉट अवेलेबल टू डिटरमाइन द माइनर हेड डिटेल हेड ऑफ अकाउंट शुड हाउएवर बी एडजस्टेड अंडर द रिलेवेंट डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेजर हेड तो क्लियर है पर बाकी पार्टिकुलर्स ऑफ वाउचर क्लियर नहीं है, जिससे कि ये पता चल सके कि माइनर हेड क्या है, डिटेल हेड क्या है। अगर ऐसा स्थिति है जबकि आपका मेजर हेड क्लियर है और माइनर हेड और बाकी डिटेल हेड का पता ना चल रहा हो, उस समय में हम उसको उसके कंसर्न्ड मेजर हेड में भी डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट होता है, समझे। 8658 में होगा जरूरी नहीं है, उसके कंसर्न्ड मेजर हेड में भी एक डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट होता है। नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, अदर हेड कंसर्न लिख रहा है, हाँ क्या कहता है, डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट however be adjustable under the relevant departmental adjusting account।
नहीं नहीं, मैंने किसी दूसरे मेजर हेड के अंडर में अभी तक तो नहीं देखा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट 8658 में 111 में ही है, ठीक है ना, उसी में वो रखा जाता है जब उसका मेजर हेड नहीं, लेकिन मेजर हेड तो क्लियर है, तो जब मेजर हेड क्लियर है तो इसमें क्यों रखा जाएगा? मुझे थोड़ा सस्पेंशन है, अगर किसी को कुछ क्लियर है तो मुझे बता सके कि जब मेजर हेड क्लियर है और माइनर हेड क्लियर नहीं है तो हम इसमें किस में रखेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा सस्पेंस में डाल देते हैं, आगे पढ़ते हैं। द क्लियरेंस ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ सच आइटम शुड बी वॉच थ्रू द ऑब्जेक्शन बुक, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट। जैसे ही हम लोग इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन लगता है, तुरंत हम लोग उसको ऑब्जेक्शन बुक में एंट्री करते हैं, दैट इज एसी 10, और ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट जो कि हमने एजी को वापस भेज दिया है, ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन दैट ईच आइटम इन द एडजस्टमेंट रजिस्टर एडजस्ट 11, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। ईच आइटम इन द एडजस्टमेंट रजिस्टर हैज बीन क्लासिफाइड, द टोटल ऑफ द कॉलम एडजस्टेड शुड बी स्ट्रक। इसमें एक कॉलम है एडजस्टेड, ठीक है, वो इसका फाइनल कर दिया जाएगा, has been struck, and the difference between the total of the debit and credit adjustment register should be worked out and the agreed with the net credit and debit advised in the inward settlement account, ठीक है। और ऑब्जेक्शन में डाल दिया गया है, तो आपका क्या होगा कि एडजस्टमेंट रजिस्टर का जो नेट डेबिट एंड क्रेडिट होगा वो इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट के नेट डेबिट और क्रेडिट से कभी टैली नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज आपने पहले ही कुछ आइटम्स को ऑब्जेक्शन में डाल रखा है, एक बैलेंस हमेशा बना रहेगा। दिस डिफरेंस मैंने पहले बता दिया कि आपका एडजस्टमेंट रजिस्टर का डेबिट क्रेडिट का नेट इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के नेट से डिफरेंस होगा, इसी वजह से एक बैलेंस क्रिएट होगा। दिस डिफरेंस वुड बी एडजस्टेड एज डिडक्ट एंट्री अंडर द हेड सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस रिजर्व बैंक सस्पेंस इन द रिलेवेंट एडजस्टमेंट रजिस्टर। यानी कि वो जो डिफरेंस है उसको आप लोग 8675 वाले मेजर हेड में उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना, so that the credit and debit register may be squared and the debit and credit previously made under this head may be cleared, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि आपका एडजस्टमेंट रजिस्टर और इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट का डिफरेंस आ रहा है, उस बैलेंस को आप लोग आरबीआई में डाल देंगे, और वो आरबीआई कौन सा होगा? डिफरेंस वुड बी स्ट्रक डिडक्ट एंट्री अंडर द हेड सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस रिजर्व बैंक सस्पेंस। तो रिजर्व बैंक सस्पेंस के लिए 105 है, किसी को याद है? 8658105, किसी को याद आ रहा है? एडजस्टमेंट आरबीआई सस्पेंस 8658105, ठीक है। और ये जो है आपका डिफरेंस बिटवीन इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा का क्लेम कर रहा है, ठीक है, माइनस एडजस्टमेंट रजिस्टर। एडजस्टमेंट रजिस्टर का का है इसलिए क्योंकि इसमें से वो आइटम शामिल नहीं है जो आपने ऑब्जेक्शन बुक में वापस किए हैं, ठीक है ना। उस वाले को 8658105 में आरबीआई सस्पेंस में डाल देंगे और फिर क्लियर करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नोट 1। आइटम पास थ्रू द सेटलमेंट अकाउंट शुड बी एडजस्टेड अगेन द प्रॉपर हेड विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनेटिंग अकाउंट इन जनरल, द नेसेसरी एडजस्टमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट बैलेंस बीइंग अफेक्टेड बाय द रिसीविंग अकाउंट इन जनरल इन द यूजुअल मैनर। अगला paragraph, when the grand total of adjustment register 11 has been made, the amount entered in the column adjusted should be posted in the settlement account abstract by each adjuster। समझे कि नहीं? तो एडजस्टमेंट रजिस्टर का जो ग्रांड टोटल होता है, समझे कि नहीं, उसको हम लोग कहां लेके जाते हैं? AC 14 में। और AC 14 क्या कहता है? सेटलमेंट अकाउंट एब्स्ट्रैक्ट। और सेटलमेंट अकाउंट एब्स्ट्रैक्ट में किसको लेते हैं? ओनली आइटम टेकन एडजस्टेड, आइटम टेकन ओनली विच एडजस्टेड, ठीक है, ओनली एडजस्टेड आइटम टेकन। जो ऑब्जेक्शन में है उसको कभी नहीं लेते हैं, ठीक है ना, AC 14 में वही यहां लिखा हुआ है। Here must be taken that the abstract is posted only from the adjustment register, not schedule। ये एब्स्ट्रैक्ट है, सेटलमेंट अकाउंट एब्स्ट्रैक्ट, ये केवल एडजस्टमेंट रजिस्टर से ही पोस्ट किया जाता है, ओनली बाय एडजस्टमेंट रजिस्टर।
एडजस्टमेंट रजिस्टर मन है AC1 से, सॉरी 1 बोलता है मैंने, 11 से, ठीक है ना। एंड नॉट फ्रॉम द शेड्यूल, मैंने नॉट फ्रॉम AC7, नॉट फ्रॉम AC7 से नहीं करेंगे, AC7 वहां से आता है, समझे, AC11 हम बनाता है, कैसे कर देंगे उससे, ठीक है। अकम्पनिंग द इनवर्ड अकाउंट और फ्रॉम एनी अदर डॉक्यूमेंट व्हेन ऑल द सेटलमेंट अकाउंट एडजस्टेड of the month have been posted in it, the abstract should be totaled and duly examined and submitted to the gazetted officer for approval, ठीक है। Now we are moving to the 5.14 is that objection। 5.14 कहता है एवरी आइटम, चूंकि हमने पहले आपको बता रखा है कि हम ऑब्जेक्शन में डालते हैं AC10 में और ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट भेजते हैं दूसरे एजी को, सॉरी पहले एजी को, हम तो दूसरे एजी अभी हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या केस बन रहा है, एवरी आइटम विच इज नॉट फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ should be entered in an objection statement and in the objection book, objection statement 15, objection book 10, with suitable modification being adopted for this purpose. The serial number of previous month still outstanding should be entered in the beginning of each objection statement। इसका मतलब कि OBC भी ये चलता रहता है हमेशा, कभी क्लोज नहीं होता है। And the objection book, the debit item should be entered first and then the credit item। डेबिट को पहले लेते हैं, क्रेडिट को बाद में लेते हैं, ये आपका MCQ बनता है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्शन बुक में डेबिट पहले क्रेडिट बाद में। Now the next para of 5.14 is the procedure for the upkeep of objection book and for watching the adjustment of item entered in it will be such as may be prescribed by the CAG। तो ऑब्जेक्शन बुक को किस तरीके से रखा जाएगा, प्रोसीजर फॉर द अपकीप ऑफ ऑब्जेक्शन बुक, और उसके एडजस्टमेंट को किस तरीके से वॉच किया जाएगा, इसका जो पैटर्न है वो उसी तरीके से होगा जैसा कि CAG प्रिस्क्राइब करेंगे। तो अभी तक 5.14 हमने देख लिया है, यहां तक आप लोग सब लोग ठीक ठाक हैं, क्लासिफाइड एक्सपेक्ट है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा 110 RBI है, तो हमने क्या लिख दिया 105, अच्छा ठीक है ठीक है, तो ज्यादा मैडम ने लिखा है कि 110 है, ओके ओके। तो यहां तक आप लोग सब लोग कंफर्म है, थोड़ा सा क्लियर है आप लोग यहाँ पे, है ना। चैट में बताइए, चैट में क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट जी, थैंक यू LK जी। चलिए हम लोग इसका आज की क्लास का लास्ट पारा देखते हैं, ठीक है ना। चलिए वी आर मूविंग टू द पारा, लास्ट पारा, एंड दैट इज 5.15, ठीक है, विच इज स्लाइट मोर मींस स्लाइट बिगर, बट वी विल गो थ्रू इट and the rest in 5.16 we will go through tomorrow because the advice settlement procedure is going to be completed here, and from tomorrow or para 5.16 the cash settlement procedure is going to be started. So we are moving to the para 5.15 and the 5.15 is Reserve Bank of India remittances। ठीक है, नाउ A है, B है और C है, यहाँ पे आप लोगों को तीनों देखना होगा, A और B और C, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दिमाग पे लोड पड़े, फिर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए 5.15 ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद द इश्यू एंड पेमेंट ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर और ड्राफ्ट। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कंफ्यूजन होता है, वो मैंने हिंदी जब पढ़ा इसका तो मुझे समझ में आया कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर अगर आप करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको कुछ कमीशन देना पड़ता है, ये आपको पता होगा। मान लीजिए 30 रुपया ही है तो है ना जी, DD बनवाइए डिमांड ड्राफ्ट, वहां कमीशन 50 रुपया है, लेकिन है ना, ये 30 रुपया और 50 रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप कहाँ रखेंगे, तो शायद इसी के बारे में बात हो रही होगी। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन कनेक्टेड टू द विद द इशू एंड पेमेंट ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर और ड्राफ्ट। तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर और ड्राफ्ट के रिगार्डिंग जो भी खर्च होता है, ठीक है, एटसेट्रा ऑन रिजर्व बैंक अकाउंट आर अकाउंटेड फॉर अंडर द माइनर हेड RBI रेमिटेंस 8782-105, ठीक है। अच्छा वो 8658 में मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी, ये 8782-105 है, ठीक है, वो मैंने गलती लिख दिया था। यहाँ पे क्लियर है कि आपका रेमिटेंसेस है, RBI रेमिटेंसेस, तो वो जो है 8782-105
आरबीआई रेमिटांसेस ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम ये वाला जो पैसा है, ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर का और डिमांड ड्राफ्ट का जो पैसा है, ये आरबीआई को पेमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से वो आरबीआई रेमिटांसेस में बुक किया जाएगा। ठीक है। Below 872 cash remittance and adjustment etc. in the sector M remittances, the transactions are cleared with the Reserve Bank by corresponding adjustment against the balance of the government concerned. The clearance of the transaction should be effected and watched in the accordance with the procedure laid down in B and C below. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि B and C में क्या प्रोसीजर दिया गया है, वहीं से इसको क्लियर किया जाता है। तो the receipt and payment on behalf of the Reserve Bank are required to be cleared with the bank daily। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑन द बिहाफ, द रिसीट एंड पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक आर रिक्वायर्ड टू बी क्लियर्ड। रिजर्व बैंक के बिहाफ में अगर कोई भी रिसीट और पेमेंट करते हैं आप, उसको डेली क्लियर किया जाना चाहिए विद द बैंक डेली एंड द अकाउंट्स ऑफ द मंथ इन विच द ट्रांजेक्शंस ओरिजिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है कि आपको उसमें कौन सा मेजर हेड लगाना है, माइनर हेड 105 है, बुक में नहीं दिया हुआ, मैंने लिखा है। और बी, ठीक है, ये आपको डेली क्लियर करना है। ठीक है ना, वर्ड क्या है, रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई क्लियर डेली, डेली, ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, for this purpose the schedule of receipt and payment on account of telegraphic transfer or draft etc received by the accountant general as far as possible। ठीक है, received by the accountant general from treasury and sub treasuries during particular day should as far as possible be forwarded to the bank on the same day। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसीट एंड पेमेंट, अच्छा मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर और डिमांड ड्राफ्ट जो कि ट्रेजरी ने पेमेंट किया है, ठीक है, ये 30 रुपए वाला मामला नहीं है। ठीक है, जो ट्रेजरी ने पेमेंट किए हैं आरबीआई के बिहाफ में, जो ट्रेजरी ने आरबीआई के बिहाफ में पेमेंट किया है, में पे किया है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही ट्रेजरी आरबीआई के बिहाफ में पे करता है, वो तुरंत सेम डे एजी को भेजता है और एजी भी सेम डे आरबीआई को भेजता है। ठीक है, तो ट्रेजरी सेम डे टू एजी, ठीक है, एजी सेम डे टू आरबीआई। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे भी अभी समझ में आया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखता है, द शेड्यूल एज दे हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेजरी एंड सब ट्रेजरी शुड बी लिस्टेड इन अ सेपरेट फॉर्म ऑफ एडवाइस प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक। ठीक है, अब एजी जो है उसको कैसे लिस्ट करेगा, ये फॉर्म आरबीआई डिसाइड करेगा। ठीक है, फॉर्म बाय आरबीआई। ठीक है, ये किस एडवाइस में भेजेगा, एडवाइस फॉर्म जो है आरबीआई तय करेगा। ठीक है, आगे द लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट बाय कार्बन प्रोसेस, और जो ये लिस्ट बनाएगा, ठीक है, लिस्ट वो डुप्लीकेट बनाएगा, डुप्लीकेट। ठीक है ना, अब तो कार्बन प्रोसेस नहीं में बनता है, लेकिन कंप्यूटर से भी बनाएगा तो डुप्लीकेट बनाएगा। वन कॉपी ऑफ ईच लिस्ट शुड बी फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल अकाउंट सेक्शन आरबीआई नागपुर, इसका वन कॉपी आरबीआई को भेज दिया जाएगा, अकम्पेन्ड बाय द शेड्यूल वाउचर एंड अदर कनेक्टेड डॉक्यूमेंट। और वो जो कि ट्रेजरी ने पेमेंट किया है, चाहे तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर के लिए चाहे तो डिमांड ड्राफ्ट के लिए, ठीक है, उसके वाउचर वो भेज देगा इस लिस्ट के साथ में, by schedule voucher another connected document and the other copy of the list retained in the accountant general's office as a record। तो दूसरी कॉपी एजी अपने पास में रख लेंगे रिकॉर्ड के तौर पे। All advices relating to the transaction of particular month of account will be communicated to the bank not later than the 7th of succeeding month। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको करना है लेट में लेट करिए, लेकिन मंथ के ट्रांजेक्शन्स को 7th ऑफ सक्सीडिंग मंथ टू आरबीआई को देना ही पड़ेगा। तो ट्रेजरी सेम डे, यहाँ सेम डे नहीं, अब यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है, मंथ, तो ऐसे नहीं, एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, हैव ट्रांजैक्शन अप टू 7 मार्च। ठीक है, माना 7 मार्च तक आपको एजी को आरबीआई को देना पड़ता है। ठीक है,
succeeding month in order that the bank may carry out the adjustment in its account for the month in which the transaction originated in the treasury. Advice in respect of transactions occurring toward the end of a month should therefore be communicated to the bank in advice of telegram if necessary. इसका मतलब क्या है? टेलीग्राम पहले होता था तो मेल कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एंड ऑफ द मंथ में एसी सेक्शन ही करेगा ना, हाँ बिल्कुल एसी सेक्शन ही करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। इसमें जो भी काम है बेसिकली एसी सेक्शन का ही है। नाउ वी आर मूविंग टू द पॉइंट नंबर सी, द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट एज वर्कड आउट इन द लिस्ट mentioned above should be posted in part 3A of the register of adjustment with the RBI AC3। याद कीजिए चैप्टर 5 की जब हमने शुरुआत की थी, ठीक है, तब हमने एक रजिस्टर की बात की थी जो एडवाइस भेजने से पहले एडवाइस था AC4 और वो रजिस्टर था AC3। AC3 का उसमें हमने 3 पार्ट पढ़ा था, यहाँ पे हमें चौथा पार्ट भी पढ़ना है। लेकिन आप लोग याद कीजिए कि AC3 जो था, ठीक है, AC3 वो था रजिस्टर विद RBI, ठीक है, और AC4 जो था वो एडवाइस था, एडवाइस टू RBI, ठीक है। तो AC3 की बात हो रही है। AC3 के हमने तब 3 पार्ट बतलाए थे, पार्ट 1, 2 और 3। यहाँ 3A की भी बात हो रही है, ठीक है, 3A। और 3A में कौन सा वाला जा रहा है? 3A में जा रहा है ट्रेजरी का टेलीग्राफिक ट्रांसफर और डीडी वाला, ठीक है ना, टेलीग्राफिक ट्रांसफर और डीडी मैंने डिमांड ड्राफ्ट वाला, ठीक है। ये एडजस्टमेंट 3A में जा रहा है ना, और ये कौन सा AC3 है। अगला पैराग्राफ, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ एडजस्टमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक द अमाउंट एडजस्टेड बाय द बैंक। जाहिर सी बात है, ठीक है, जब एजी उसको रिजर्व बैंक को भेजेगी तो रिजर्व बैंक एडजस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुड बी क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द हेड 8675 डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक। बहुत सिंपल है, समझे कि नहीं। बाई पर कॉन्ट्रा डेबिट और क्रेडिट टू द माइनर हेड 8782105, ठीक है। तब क्या कर रहा है, अगर आरबीआई एक्सेप्ट करेगा, इफ आरबीआई एक्सेप्ट, ठीक है, तब वो क्या करेगा, 8675 को डेबिट कर देगा, ठीक है, और 8782105, ठीक है, वहां पे क्रेडिट था तब उसको माइनस क्रेडिट, नहीं वहां पे डेबिट था, सॉरी वहां पे डेबिट था तब उसको माइनस डेबिट कर देगा, ठीक है। ये हुआ तो क्या हो गया, 8782105 क्लियर हो गया और 8675 में आ गया पैसा, ठीक है। आगे लिखता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम the requisite entry should be made in the appropriate column of part 3A of the register। उसी समय पार्ट 3 ऑफ रजिस्टर में भी जब ये आरबीआई एक्सेप्ट कर लेता है, समझे कि नहीं, इसमें भी आपको सेम एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। mentioned above at the close of the account of the month the total debit and credit worked out in this part of the register should be agreed with the corresponding figure under the head Reserve Bank of India remittances in detail book। अब डिटेल बुक भी मेंटेन होता है, ठीक है, और डिटेल बुक जो है वो AC21 में, ठीक है, डिटेल बुक मेंटेन होता है। डिटेल बुक किसमें है, AC21 में है। कोई कुछ पूछ रहे हैं, देखें जरा, रजिस्टर ऑफ एडजस्टमेंट आरबीआई, रजिस्टर ऑफ एडजस्टमेंट भी, हाँ वही 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 AC3 वाला, चलिए ठीक है। डिटेल बुक के बारे में भी हम एक बात दिखा देते हैं आपको। आप लोगों ने जब इस चैप्टर को पढ़ा है, यानी कि पूरे बुक को ACAG को पढ़ा है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू टू काइंडली रीड चैप्टर नंबर 5 ऑफ MSO A&D वॉल्यूम 1। प्लीज रीड, डू रीड दैट, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 ऑफ MSO वॉल्यूम 1, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है डिटेल बुक के बारे में कि डिटेल बुक मेंटेन करता है, और इस चैप्टर का नाम है जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल बुक मेंटेन करता है, और कौन करता है डिटेल बुक मेंटेन और क्यों करता है। ऑब्जेक्शन बुक, डिफरेंस, DAE, डिटेल बुक, ठीक है। 5.8.1 द सेंट्रल ट्रेजरी सेक्शन विच रिसीव्स अकाउंट लिस्ट ऑफ पेमेंट एंड अदर वाउचर्स फ्रॉम ट्रेजरी इन एडिशन टू चेकिंग, वो चेक करता है सबका that all the schedules etc as per list of payment and cash account have been received
We'll also examine the list of payment in cash accounts as to the correctness of form, method of entry, verification of cash balance, the necessary notes of classification. हम लोग पढ़ रहे हैं MSO A&D का चैप्टर 5 पारा 5.8.1। ये सेंट्रल ट्रेजरी सेक्शन होता है जो ट्रेजरी से सारा लिस्ट ऑफ वाउचर और कैश अकाउंट्स लेता है, और लिस्ट ऑफ पेमेंट और वाउचर भी लेता है। उसको तो चेक करता है ये लिस्ट ऑफ पेमेंट और कैश अकाउंट को, उसके साथ साथ करेक्टनेस ऑफ फॉर्म को चेक करता है वाउचर के, ठीक है, मेथड ऑफ एंट्री को चेक करता है, वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस को चेक करता है। आगे द नेसेसरी नोट ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी एंटर्ड इन रिमार्क कॉलम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। द लिस्ट ऑफ पेमेंट एंड कैश अकाउंट when will then be put up to the AO section officer of the section, जो WM सेक्शन, फॉरेस्ट सेक्शन, TA1 सेक्शन, T2 सेक्शन, ठीक है, उनको ये भेजा जाता है। who will carefully check the classification of receipt and expenditure before submitting it to the branch officer in charge. After it is passed by the letter, the cash account and list of payment should be made over to the poster of detail book। समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि डिटेल बुक जो होता है ना, वो हर उस सेक्शन में पोस्टिंग की जाती है। और कब पोस्टिंग की जाती है? जब वो की चेक हो जाए लिस्ट ऑफ पेमेंट और कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो वो डिटेल बुक है, और डिटेल बुक से इसको टैली करवाना पड़ता है, ठीक है। किसको? इसको सेम एंट्री, कौन सा? रजिस्टर विद RBI AC3 का डिटेल बुक से एंट्री करानी पड़ती है, ये लिख रहा है, ठीक है। आगे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, अब हम लोग वापस आ गए हैं ACAG और 5.14 का लास्ट लाइन है, the total debit and credit should then be posted in lump in the appropriate column at the end of part 4 of the register। ये पार्ट 4 भी इसका है भैया, अपने को पता ही नहीं था, ठीक है, पार्ट 4 भी है इसका, किसका? AC3 का। और the total debit and credit after comparing with detail book, ठीक है ना, should be posted in lump in the appropriate column at the end of part 4 of the register in order that the monthly total net debit and credit in column 5C of the register, ठीक है, ये column 5C है, पार्ट नहीं है, of the register may agree with the net adjustment under the head 8675 deposit with RBI Reserve Bank Central Accounts Office। This is the end of the today's video and this is the end of the advice procedure to RBI। और अब हम लोग कल से पढ़ेंगे कैश प्रोसीजर, कैश सेटलमेंट प्रोसीजर। तो अब आप लोगों को कुछ अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच।